नमस्ते। हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब आ गए ना पीछे से? ठीक। अपन लास्ट बात हम कर रहे थे, मैदान हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था लास्ट अपन ने? मैदान हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना। बाण का बेसिन तक अपन पढ़ चुके थे। मैदान हमारा कंप्लीट हो चुका है, मरुस्थल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ी सी बात हम उनके बारे में कर लेते हैं और फिर अपन चलते हैं आगे। हमने एक बात पढ़ी थी, रेग मरुस्थल। रेग क्या होता है इसमें? रेग में क्या होता है? रेत और चट्टानों का मिश्रित आपका एक मरुस्थल है, ठीक है। हम्माद मरुस्थल क्या है? पथरीला मरुस्थल है। किन तीन भागों में मिल रहा है? तीन, कोकण, बालोतरा और आपका फलोदी के बीच का जो इलाका है वहां पे। कितना इलाका बालू का स्तूप मुक्त है और युक्त कितना हो जाएगा? 58.50। फिर अपन ने एक बात और यहाँ इसी में की थी कि जो आपका थार मरुस्थल है इसको हम बांटते हैं प्रादेशिक आधार पर। कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं? वर्षा के आधार पे, हवा की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ। कौन सा है? अनुप्रस्थ। सबसे ऊंचा बालू का स्तूप अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहाँ देखोगे आप लोग? पश्चिमी जैसलमेर आपका जो है सम वाला इलाका, वहां आपको ये, और बाड़मेर और इलाका वहां मिल जाएगा। फिर अपन ने एक बात और की थी कि अगर किसी स्थान पर अलग अलग दिशाओं से या अनियमित पवन प्रवाह होगा, क्या बनेगा? ताराकार। और ताराकार कहाँ मिलता है? सूरतगढ़ और रामगढ़ जैसलमेर के अंदर मिलता है। एक लंबी दूरी पर फैले हुए बालू का स्तूप होते हैं, नेटवर्क, क्या कहलाते हैं? कहाँ मिलते हैं? हनुमानगढ़ और हरियाणा क्षेत्र में मिलते हैं। हेयरपिन के आकार का बालू का स्तूप, झाड़ियों के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप, और घास समूह के चारों ओर बनने वाला सब काफी। ये सब हमने बात की थी। पर्वतीय भाग में एक ऐसी पहाड़ी जिसका अपरदन हो चुका है और उसका आकार अंडाकार हो गया। इंसलबर्ग का उदाहरण क्या मिलेगा? 56 की पहाड़ियां, ठीक है। कहाँ मिलेगा? 56 की पहाड़ियां जो आपकी सिवाना क्षेत्र में, वहां आपको ये देखने को मिलता है। फिर हमने एक बात और की थी कि सब पर्वतों से गिरी झील क्या कहलाएगी? बोलसन। और सांबर किसका एग्जाम्पल? तो बोलसन का उदाहरण है। पर्वत पदी स्थलाकृति पैडी में। और पिडमांड कहाँ है? पिडमांड किस मैदान में था? बनास बेसिन। कहाँ पे था? क्या परिभाषा हो जाएगी पिडमांड मैदान की? बनास बेसिन में टीले युक्त मैदानी भाग क्या कहलाएगा? पिडमांड का मैदान। बनास बेसिन को तृतीय पेनिप्लेन कहा, किसने? पेनिप्लेन का अर्थ है संप्राय, संप्राय मैदान। क्या हो जाएगा? संप्राय मैदान हो जाएगा। फिर मुझे आप ये बताओ कि जो आपका राज्य गीत है वो कौन सा था? केसरिया बालम है। किसने गाया? मांगी बई ने गाया। राज्य पशु? हाँ, अब राज्य पशु आते ही थोड़ा सा हमको हुआ कंफ्यूजन। तो दो बातें हम लोग, राज्य पशु अगर दोनों दे रखे तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर वहां स्पेशली आपको दे रखा है कि वन्य जीव, तो क्या कहाँ जाओगे? चिंकारा। और पालतू में कहाँ जाओगे? ऊंट का वैज्ञानिक नाम जो हमारे यहाँ मिल रहा है। कब घोषित किया इसको राज्य पशु? क्यों किया? क्यों किया? संख्या घट रही है, उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए आपने उसको घोषित किया है। राज्य पुष्प रोइडा। वैज्ञानिक नाम? इकोमेला। कौन सा चूहा? जर्विल नामक चूहा आपका जो है क्या कर रहा है? नुकसान हो जा रहा है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 और विश्व की 0 डिग्री। कितना डिफरेंस है दोनों में, भारत और उसमें, विश्व में? 5.5। हम आगे हैं पीछे? हम आगे। क्यों आगे? क्योंकि हम पूर्व की ओर है। क्योंकि हम कहाँ है? पूर्व की ओर है, इस वजह से हम क्या है? आगे चल रहे हैं। राजस्थान के दोनों जो बिंदु हैं पूर्व पश्चिम, उनमें समय में अंतर कितना आना चाहिए? 35 मिनट 8 सेकंड। कितना आना चाहिए? ये थोड़ा सा ध्यान। अच्छा, समय गणना जब आप करते हो तो उसमें देशांतर का उपयोग करते हो या अक्षांश का करते हो? और अगर सवाल में देशांतर के साथ अक्षांश आया तो उसका उपयोग करोगे नहीं करोगे? नहीं करोगे, देखोगे ही नहीं उसको, है ना। ध्यान रखना। चलिए, क्या कह रहे हो?
हाँ अच्छी बात है, जो करें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी करके नहीं करना है इसको। अब हम जो बात करेंगे वो हमारा बिंदु है आज का दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार। जो साथी कह रहे हैं कल वाली क्लास अपलोड नहीं हुई, तो कल क्लास नहीं हुई थी, है ना, किसी कारण से, इस वजह से अपलोड नहीं हुई। दक्षिण पूर्वी पठार। अब देखो साथियों, जो पठार आप पढ़ रहे हो, तो हमने बात की थी कि ये जो पठारी भाग है, ये पठारी भाग दक्कन लाव पठार से बना। किससे बना? दक्कन लाव पठार से बना है। तो यहाँ पहला ही बिंदु आपका हो जाएगा कि सब ये जो पठारी भाग है, किसका भाग है? यह भाग है आपके दक्कन लाव पठार का। किसका भाग है? दक्कन लावा पठार का हिस्सा है ये। अब जब दक्कन लावा पठार का हिस्सा है तो किससे बना? गोंडवाना से बना। लेकिन यहाँ पे पदार्थ क्या हुआ है? लावा। क्या हुआ है? और यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ जो आपका लावा निकला था विदर्भ महाराष्ट्र के अंदर, वो लावा पतला था। वो लावा पतला होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? उसे हम कहते हैं बेसाल्टिक। तो सिंपल क्वेश्चन कि आपका जो ये पठारी भाग है किस लावे से बना है? बेसाल्टिक लावा से। किस लावे से बना है? बेसाल्टिक लावा से बना है। दूसरी बात यहाँ करते हैं और कि इसी पठारी भाग को हम यहाँ पे कह रहे हैं हाड़ोती पठार। क्या कह रहे हैं? हाड़ोती पठार के नाम से भी हम जानते हैं कि जो क्षेत्र आपका है वो हाड़ा राजाओं की नाम से क्या पड़ गया? इसका नाम हाड़ोती पड़ गया। और मूलतः इसमें कौन देख रहे हैं? कोटा संभाग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं इसका? कोटा संभाग आ रहा है। अब एक और बात यहाँ आती है कि ये जो आपका पठारी भाग है, ये पठारी भाग जो है दो श्रृंखलाओं के बीच में है, दो श्रृंखलाओं के मध्य में है। दो श्रृंखलाएं कौन सी? इस तरफ आपका है राजस्थान के अंदर कौन सी श्रृंखला? अरावली। और इस तरफ आपका एक श्रृंखला है, कौन सी है? विंध्याचल। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपका जो ये पठारी भाग है, कौन सा वाला पठारी भाग? कौन सा? कौन है ये? एक साथी कह रहा है ये वाला। तो नाम तो है उसका बेचारे का, है कि नहीं है नाम? अब ये जो पठारी भाग आपका है, जिसे हम कह रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठार या हमारा दक्कन लाव पठार, राजस्थान के संदर्भ में आप बात करोगे दक्षिण पूर्वी पठार। क्या कहोगे? दक्षिण पूर्वी पठार कहोगे। यह पठारी भाग जो आपका है, एक तो एक तरफ इसकी मिल जाएगी आपको अरावली। क्या मिल जाएगी? अरावली। और एक तरफ क्या मिल रही है इसके? विंध्याचल श्रृंखला। तो ये जो आपका पठारी भाग है, यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में आपका स्थित है। किस रूप से? संक्रांति प्रदेश के रूप में। किस प्रदेश के रूप में? संक्रांति प्रदेश के रूप में। अब बात को समझना पड़ेगा कि सब संक्रांति प्रदेश क्या है। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं अभी कि अभी बरसात का समय है और अगर मान लो हमारे क्लास के अंदर हमारा जो पड़ोसी है वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि थोड़ा सा उधर मुड़ के खांस, या तो जो है रुमाल का यूज कर। हाँ या ना? क्यों कहेंगे? खांसने दो उसको, छींकने दो। क्या डर है आपको? आपको ये डर है कि कहीं उसके जो है, जो भी उसके कीटाणु जीवाणु जो भी है वो आपके अंदर प्रवेश ना कर जाए और आप बीमार ना हो जाए। यही है। क्या होगा जब वो छींकेगा? तो जो वायरस जो भी है जो भी है वो कहाँ आएगा? आपके शरीर में आएगा, और उसके जो गुण है, लक्षण है, वो कहाँ आ गए? आपके शरीर के अंदर आ गए। आप क्या हो गए? बीमार हो गए। यही होता है। संक्रमण जो क्षेत्र आपका है या संक्रांति जो प्रदेश आपका है वो भी कुछ इस प्रकार भी होता है। मैंने कहा कि ये जो आपका श्रृंखला है या जो पठार आपका है, यह पठार अरावली और विंध्याचल दोनों के बीच में। कहने का मतलब ये हुआ कि अरावली और विंध्याचल दोनों की चट्टानें, दोनों के गुण कहां मिलेंगे? इस पठारी भाग में मिलेंगे। कैसे? तो जब आप यहां से चलोगे कहां पे? इस पठार की ओर, चट्टानें कैसी दिखेगी? अरावली वाली। थोड़ा सा बोलो साथ में। और जब आप चलोगे इधर से इधर, चट्टानें कौन सी मिलेगी? अब आपके दिमाग में वापस एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे नहीं, यहाँ पर हो सकता है ना? सोचो क्यों हुआ होगा ऐसा? वो जानकारी मैं आपको दे दी है। अपर्दन के कारण, ठीक है। और कोई? आप कुछ कह रहे हो? पहले फैली हुई थी अपर्दन के कारण। और कोई? संप्राय मैदान। और कोई बताएगा? अरावली में विस्तार था, ठीक है। हाँ मैंने बताया था, तो मैं वो चाह रहा हूं आप लोग को जवाब दो। क्वेश्चन क्या है? कहां थे अभी तक?
क्वेश्चन ये था कि मैंने कहा कि जो पठारी भाग है, ये पठारी भाग अरावली और विंध्याचल के बीच में संक्रांति प्रदेश रूप में फैला है। ठीक है, अरावली और विंध्याचल दोनों की चट्टानें से मिलती है। जब आप चलना चालू करोगे अरावली से इसकी ओर चट्टानें मिलेगी अरावली वाली, और जब आप चलना चालू करोगे विंध्याचल से इसकी ओर चट्टानें मिलेगी विंध्याचल वाली। अब मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मिल रही है? आप इस बात को मजाक में ले रहे हो थोड़ा सा, आप पढ़ के आए उसको, सुनिए बात को, आ जाइए वापस। मैंने आपको बताई थी बात कि जो आपका अरावली है, देखो ये मजाक की बात नहीं है, थोड़ा सा इसको समझो, ये चीज अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा सा इसमें हमने पढ़ लिया इसलिए हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि जब पेंजिया बना तब अरावली बन गया था, हाँ या ना? ठीक है साहब, तो ये अरावली रेडीमेड यहाँ आपके पहले से उपस्थित थे। हम ये कहते हैं कि अरावली बना था प्री क्रेमियन में। कब बना? प्री क्रेमियन मतलब क्रेमियन से पूर्व। ठीक है, और इसी के बाद में हम एक बात कर रहे हैं साहब विंध्याचल, तो एक जो श्रृंखला आपकी विंध्याचल वाली है वो यहां पे है। ये कब बनी? ये बनी क्रेमियन में, इसके जस्ट बाद। कब बनी? तो क्रेमियन बनी, हालांकि अपने तो कोर्स बनी है पर बता दूं आपको क्रेमियन बनी। फिर क्या हुआ कि उसके बहुत टाइम बाद में ये विदर्भ क्षेत्र के अंदर लावा उद्गार हुआ। ठीक है, अब लावा कैसा था? लिक्विड था, अरे हाँ या ना? तो ये लिक्विड जो है जब वो फैला तो ये फैलते फैलते कहां चला गया? इनके बीच में चला गया, और कुछ भाग ऐसा भी तो रहा होगा जिसके ऊपर वो भर गया। तो ये जो बीच का भाग था, ये बीच का भाग बना हुआ कैसे था? चट्टानों से। कौन सी चट्टानें कौन सी थी? अरावली और विंध्याचल की चट्टान थी, और उसके ऊपर क्या हो गया? ये लावा जमा हुआ होगा, हाँ या ना? ये इसका अनुमान ये लगा रहे हैं कि सब ऐसा इसलिए हुआ होगा कि सब ये पहले बना फिर ये बना और उसके बाद ये विस्तार हुआ है। इस वजह से आप ये कह सकते हो कि यहां जो आपका है चट्टानें मिलती है इसमें और इसकी, दोनों की। बात समझ में आ रही है? क्लियर? हम ऐसा ही नहीं कह सकते यार ऐसा हो गया वैसा नहीं, कोई हमारे पास में ऑथेंटिक जो है एक प्रूफ होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं सब ये हमने पढ़ा है, उस आधार पर हम कह रहे हैं कि सब ये ऐसा हुआ होगा। क्लियर है सभी का डाउट? अब हम चलते हैं आगे। वापस ये बात आई कि जैसे भी आप लोगों ने कहा था कि सर आप ही ने पढ़ाया था कि सब जो विंध्याचल है और अरावली दोनों आपस में मिली हुई है, मिल रही है। ठीक है, अब मान लो कि यहां आप जो बात कर रहे हो कि एक तरफ आप कह रहे हो कि सब अरावली है और एक तरफ आप कह रहे हो विंध्याचल है। कौन सी है? विंध्याचल है साहब। अब ये मैंने कह दिया आपको कि एक अरावली और एक आपकी विंध्याचल है। अब जब दो पर्वत श्रृंखलाएं पास पास आ जाएगी, दो श्रृंखलाएं पास पास आ जाएगी, तो कैसे पता लगेगा कि साहब ये अरावली है और ये विंध्याचल है? समझ में आ रही बात? तो ध्यान ये रखना कि जब भी कभी ऐसा होगा, सुनना इस बात को, कि जैसे मान लो ये एक पर्वत है, ये कोई एक पर्वत है, ठीक है, ये श्रृंखला है, तो ये श्रृंखला खत्म हो जाएगी यहां पे, और उसके बाद में कोई अलग श्रृंखला स्टार्ट होगी। जैसे हमने कहा कि साहब ये अरावली है और ये आपकी विंध्याचल है। अगर ये खत्म ही नहीं होती तो पता ही नहीं लगता कि साहब ये अरावली और विंध्याचल है। हम ये कहते दोनों एक ही है, या कोई एक श्रृंखला है। हम इसको कह सकते थे विंध्याचल, इसको कह सकते थे अरावली। अब क्या होगा कि जब ये आपका दिख रहा है कि साहब ये अलग है, तो इनको अलग कोई कर रहा है, तब पता लग रहा है कि साहब ये अलग है। और कोई अलग नहीं करता तो पता नहीं लगता। एक्चुअल में क्या होगा कि एक भाग ये ऊंचा है और एक भाग ये ऊंचा है, लेकिन जो बीच का इलाका है वो कैसा है? नीचा है। ठीक है, और जो बिल्कुल ये बीच का इलाका है, ये आपका जो नीचा भाग है, इसे हम कह रहे हैं ब्रंश। क्या कह रहे हैं? ब्रंश कह रहे हैं। तो यहां सिंपल प्रश्न बन जाएगा आपके सामने कि आपने कहा कि सब एक तरफ अरावली और एक तरफ आपका कौन है? विंध्याचल। तो सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि जो आपका अरावली और जो आपका विंध्याचल है, इन दोनों श्रृंखलाओं को कौन अलग करता है? इनके बीच में क्या है? तो आप ये कह रहे हैं भ्रंश है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। अब हम बात करेंगे भ्रंश क्या होता है। ठीक है, अब आपने कह तो दिया भ्रंश है, लेकिन इस भ्रंश का वापस नाम भी है। तो आप इसका ध्यान रखना कि जब आपसे पूछे कि कौन सा भ्रंश है जो इनको अलग करता है, अरावली और विंध्याचल को, तो आप कहेंगे महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। महान सीमा भ्रंश। क्या बोल रहे हो इसको अंग्रेजी में? इसको अंग्रेजी में बोल रहे हो ग्रेट बाउंड्री
फोल्ड, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। ब्रंश क्या बोल रहे हैं अपन? फोल्ड बोल रहे हैं। आपको याद आ रहा है, मैंने बताया था कि वलन को कहते हैं फोल्ड और ब्रंश को कहते हैं फोल्ट। शायद ये बात हो चुकी पहले, नहीं हुई थी? वर्डिंग नहीं आया कहीं भी, शब्द नहीं आया। ऐसा तो संभव नहीं है कि अपन जब उत्पत्ति पढ़ रहे थे तब अरावली की बात हमने की थी। ठीक है, तो मैंने कहा था आगे बताऊंगा, ये शब्द सुन लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, बता दूंगा। यहां तक क्लियर है? महान सीमा ब्रंश को हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ग्रेट बाउंड्री फोल्ड क्या करता है? अलग करता है अरावली और। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये जो ब्रंश आप कह रहे हो, ये ब्रंश कहां से कहां तक फैला है? जो अरावली और विंध्याचल को अलग कर रहा है, ये ब्रंश कहां से कहां तक फैला है? तो आप दिमाग लगाओ कि हमने एक बात पढ़ी थी, सब अरावली और विंध्याचल आपस में मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं? कहां मिल रहे हैं? सवाई माधोपुर। कहां मिल रहे हैं? तो ये जो शुरुआत आपका हो रही है इसकी, ये शुरुआत कहां से हो रही है समझे? ये शुरुआत आपकी होती है साथियों बूंदी। कहां से होती है? बूंदी से। बूंदी से लेकर आपका जो है, जो आप कह रहे हो कि सवाई माधोपुर, तो ये बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर की जो पहाड़ियां हैं वहां तक फैला है। कहां से कहां तक फैला है? बूंदी से सवाई माधोपुर। क्लियर है यहां तक सभी का? क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने इसमें? देखो साथियों, हमने बातें जो की है उसमें पहली बात ये की है कि जो पठारी भाग हम पढ़ रहे हैं उसे हम कह रहे हैं दक्कन लावा पठार। ये दक्कन लावा पठार का हिस्सा है जो किससे बना है? बेसाल्टिक लावा से। इसे हम जानते हैं किसके नाम से? इसे हम जानते हैं हाड़ों की पठार के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा कि सब एक भूभाग कौन सा आपका है? पठारी भाग। ये पठारी भाग दो श्रृंखलाओं के बीच में है और दो श्रृंखलाओं के बीच में आपका संक्रांति प्रदेश के रूप में आपका स्थित है। फिर हमने ये देखा कि इन दोनों श्रृंखलाओं को भी एक ब्रंश अलग कर रहा है जिसे हम कह रहे हैं महान सीमा ब्रंश, और ये कहां से कहां मौजूद है? बूंदी से सवाई माधोपुर तक। क्लियर? तो कुछ बातें इसके बारे में लिखते हैं हम पहले, फिर अपन आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। डालो हेडिंग में दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार लिख दिया। इनकी फोटो नहीं है क्या? इनकी फोटो नहीं है साथी, लिखे। मैं फिर ट्राई करूंगा नेट के ऊपर। लिखे दोस्तों इसमें, यह पठारी भाग, यह पठारी भाग, यह पठारी भाग दक्कन लावा पठार, यह पठारी भाग दक्कन लावा पठार का, दक्कन लावा पठार का, दक्कन लावा पठार का ही भाग है। दक्कन लावा पठार का ही भाग है। दक्कन लावा पठार का ही भाग है, भाग है जो बेसाल्टिक लावा से, जो बेसाल्टिक लावा से निर्मित है, जो बेसाल्टिक लावा से, बेसाल्टिक लावा से निर्मित है, बेसाल्टिक लावा से निर्मित है। राज्य में से, राज्य में से हाड़ोती पठार, राज्य में से हाड़ोती पठार, हाड़ोती पठार के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। हाड़ोती पठार के नाम से जाना जाता है। फिर लिखो नेक्स्ट, यह पठारी भाग, यह पठारी भाग, यह पठारी भाग अरावली व विंध्याचल, यह पठारी भाग अरावली व विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य, अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य, पर्वतमालाओं के मध्य संक्रांति प्रदेश, अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य, मध्य संक्रांति प्रदेश के, संक्रांति प्रदेश के रूप में स्थित है, संक्रांति प्रदेश के रूप में स्थित है, स्थित है। इन दोनों,
इन दोनों पर्वतमालाओं की चट्टानें, इन दोनों पर्वतमालाओं की चट्टानें, इन दोनों पर्वतमालाओं की चट्टानें, चट्टानें चट्टानें इस पठारी भाग में मिलती है, 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 मिलती है। क्लियर? अगला लिखे नेक्स्ट। अरावली व अरावली व अरावली व विंध्यांचल विंध्यांचल पर्वतमालाओं को पर्वतमालाओं को महान सीमा ब्रंश, महान सीमा ब्रंश, महान सीमा ब्रंश, ब्रेकेट में करना, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, फॉल्ट अलग अलग करता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है, करता है, जो जो बूंदी से जो बूंदी से सवाई माधोपुर, जो बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, जो बूंदी से सवाई माधोपुर की पहाड़ियों तक फैला है, जो बूंदी से सवाई माधोपुर की पहाड़ियों तक फैला है, फैला है, फैला है। क्लियर? अब यहाँ एक साथी ने कहा था, मैंने थोड़ा निकाला है, ये अपना नहीं है पर किसी और का है, तो फिर पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो साथी, ये आपको दिख रहा है, ये अरावली है। कौन सा इलाका है ये अपना? इधर आप देखो, ये पूरा का पूरा मालवा पठार है। किसका हिस्सा है ये? तो आप जो मालवा पठार कह दो या आप कह दो हाड़ौती पठार, एक ही है। अपन बात करके आए थे हाड़ौती पठार, याद आ रहा है उपभाग में? तो मैंने कहा था कि यहाँ की बोली हाड़ौती है, जो मालवी बोली से प्रभावित है। तो एक्चुअल में क्या है कि एमपी का जो इलाका है वहां पे हो जाएगा ये मालवा पठार, राजस्थान में क्या हो जाएगा ये हाड़ौती पठार है। तो उसी का इलाका है, लेकिन अलग अलग इसको जो हम नामों से जान रहे हैं। तो ये जो आपका है अरावली का क्षेत्र, और इधर आपका जो है ये पठारी भाग जो है दिख रहा है आपको मालवा, यानी इधर आपका जो है कौन सा इलाका है? विंध्यांचल का। एक बार आप इसको बनाएं फटाफट से, फिर चलते पर आगे। हो गया? ये उतारे, जो ब्रंश अलग कर रहा है वो, उसका नाम आपको ध्यान है।
आप में जो आंसर दे रहे थे अपर्दन वाली बात जो कर रहे थे, अपर्दन वाली बात मैदान पे लागू होगी। कहाँ लागू होगी? मैदान पे। भाई मिस्टेक हुआ था। कंप्लीट है यहाँ तक सभी का? प्लेट में प्लेन एरिया नहीं होता, पठारी इलाका होता है, ऊंचा भूभाग होता है। ये जो साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का साथियों? एक शब्द आ रहा है यहाँ पे ब्रंश, उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ब्रंश क्या है वो समझना हमारा थोड़ा जरूरी है, बीच में ब्रंश आ गया है। देखो दो शब्द आपके हैं, एक तो ब्रंश है और एक वलन है। पहले हम ब्रंश की बात करते हैं, ठीक है? एक ये वलन, इसको भी ले लेते साथ में। ब्रंश कब बनेगा, वलन कब बनेगा? आपने ये तो सुना होगा सबने कि जो अब हमारी पृथ्वी है उसके अंदर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिस प्रक्रिया के कारण क्या होता है, चट्टानें और जो प्लेटें हैं वो खिसकती है। खिसकने से क्या होता है, या तो वो पास आएगी या वो दूर जाएगी, या हो सकता है कि कोई भूभाग ऊपर उठे, कोई भाग जो आता है नीचे की तरफ बैठे। ये प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पे बात समझो कि जब आपका चट्टानें एक दूसरे की ओर खिसक रही है ना, तो जब एक टकराएगी तो एक प्लेट क्या होगी, दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी। मीन्स यहां ध्यान रखना कि जो प्लेट आपकी ज्यादा भारी है, जैसे मान लो ये हैवी है ना, तो क्या होगी, हल्की जो प्लेट होगी, लाइट वेट जिसका होगा, उसके नीचे जाएगी। ये फिक्स है, ठीक है? जैसे मान लो एक तरफ ग्रेट खली है, ठीक है, और एक तरफ आप हो, और चैलेंज लगाए तोड़ना है, कौन सा तोड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, उसको तोड़ नहीं पाएंगे, है ना? क्यों नहीं तोड़ पा रहे हो? भाई हैवी है, ठीक है, तो वो कहां रहेगा? नीचे। हम कहां रहेंगे? तो अपन ऊपर रह रहे कुल मिला के, ठीक है? बोले अपन हार जाए, पर अपन कहां बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं। इधर ना, यहां भी ये फिक्स होता है आपका कि ये जो आपका जब आपकी प्लेट खिसकेगी एक दूसरी तरफ से, क्या होगा, हेवी हल्का जाएगी, नीचे जाएगी आपका। अब ये ध्यान रखना कि इससे क्या होगा कि बीच का जो भूभाग है इनके, वो ऊपर आपका उठेगा, इस तरह से मुड़ के उठेगा। और जब वो मुड़ के उठेगा तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ आपका जो है वो फोल्ड पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? फोल्ड, यानी वलन बन रहा है। और अब ध्यान ये रखो कि जब आपका कोई परतें एक दूसरे से जा रही दूर, क्या हो रही है? दूर जा रही है। तो जब दूर जाएगी तो क्या होगा, बीच में क्या हो जाएगा, गैप। जैसे मान लो एक बेंच के एक बेंच, दोनों को हमने कर दिया पास, खिसका दिया, ठीक है? अब क्या किया हमने, इसको दूर किया, बीच में क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा, हाँ या ना? अब यहां भी ऐसे होता है कि या तो ये क्या हो जाएगी, आपस में एक दूसरे से जाएगी दूर। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये तीन चट्टाने हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इनमें से कोई पर्वत दिख रहा है आपको? कोई नहीं पर्वत, सब बराबर है, हाँ या ना? अब क्या हुआ, ये तो 2 नंबर है, ये अपने स्थान से चली गई ऊपर। कहां गई? तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। क्या 2 नंबर पहले पर्वत था क्या? लेकिन अब क्या हुआ, इतने ऊपर चला गया आंतरिक जो क्रियाएं उनके कारण से, तो ये 1 नंबर और 3 नंबर के लिए क्या बन गया, ये बन गया पर्वत। एक ब्लॉक के रूप में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है आपको? एक ब्लॉक के रूप में दिख रहा है, इसे हम कहेंगे ब्लॉक माउंटेन। क्या कहेंगे इसको? अब एक और बात समझो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इनमें कोई पर्वत नहीं दिख रहा है, कोई है क्या? नहीं है सब। अचानक से क्या हुआ कि जो आपका 2 नंबर है वो चला गया नीचे। कहां चला गया? ये 1 नंबर, ये 3 नंबर और 2 नंबर कहां है? यहाँ।
अब ये भाग बीच में से दब गया, तो 1 नंबर और 3 नंबर पहले पर्वत थे क्या? नहीं थे, लेकिन अब क्या हुआ, इस 2 नंबर के लिए क्या हो गए? पर्वत बन गए। अब ये जो काम हुआ इसे हम कहते हैं ब्रंश। इसे हम क्या कह रहे हैं? जो ये प्रोसेस आपका है इसे हम क्या कह रहे हैं? ब्रंश क्रिया। क्या बोल रहे हैं? तो ब्रंश क्रिया बोल कह रहे हैं, और ये आपके ब्रंश बने। क्या बने? ये ब्रंश बने। इसको और अच्छे से आप समझे, एक डायग्राम अपन उसमें निकाल लेते हैं नेट से। इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम कह रहे हैं फोल्ट। क्या बोल रहे हैं? फोल्ट ले तो ले शब्द। देखो जो मैंने आपको बातें बताई थी अभी, अच्छा दिख रहा है आपको? ये देख लो, ये देखो एक बार आप, ये देखें मैंने क्या बताया आपको कि ये या तो अपने से क्या होगी, दूर जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी जो है साथियों चली गई आपकी, ये देखो ये पहली जो प्लेट है क्या हो रही है? खिसक रही है दूसरे दूर। क्या कर रही है? खिसक रही है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे जा रहे हैं दूसरे नीचे। ठीक है ना, और ये आप देखिए यह भी आपके जो है खिसक रही है। इसमें एक और अपन डायग्राम निकालते हैं जो थोड़ा सा आपको जो है इजी ये होता है। ये देखो जो मैंने आपको बताया था, अरे मेरे भाई, हाँ यहां देखें ये क्या हुआ और ये क्या हो गया। तो 2 कंडीशन आपकी बन सकती है, जाएगा नीचे तो भी आपका क्या हो गया? ये बन गया पर्वत, और ये ऊपर जाएगा क्या बन गया? ये पर्वत बन गया। ठीक है, तो यहां ये कह सकते हैं कि सब जो श्रृंखलाएं हैं उनके बीच का भाग जो नीचा हो गया, तो क्या बन गया? एक ब्रंश बन गया। क्या बन गया? तो अरावली भी ऊंचा है और विंध्याचल भी क्या है? और जो बीच का भाग हो गया साथियों नीचा है। तो उसे हमने क्या नाम दिया? उसे हमने नाम दिया ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या महान सीमा ब्रंश। ठीक है, तो ये दोनों बातें जो है हमने देख लिए। अब जब हम बात करते हैं अरावली की, तो किससे बना? वो बना वलन से। किससे बना? वलन से बना है। जबकि ये जो आपका इलाका है वो किससे बना? पठारी वाला इलाका। ये बीच वाला जो इलाका आपके अरावली और विंध्याचल के बीच में, वो आपको बना है आपके ब्रंश से। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखे अगला बिंदु। लिखे दक्षिण पूर्वी पठार को, दक्षिण पूर्वी पठार को, दक्षिण पूर्वी पठार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। पहला दक्कन लावा पठार, पहला दक्कन लावा पठार, दूसरा नंबर 2 पे विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, कगार, विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, कगार। ठीक है, कगार मतलब होता है किनारा। क्या होता है कगार? मतलब किनारा। जैसे अभी आप बैठे हैं तो जिसका आप लिख रहे हैं वो क्या आपका है? वो बेंच आपका है साथियों, है ना। टेबल आपका, उस टेबल से मान लो आपका जो पेन है वो अगर जो है हो जाता है, लुढ़क जाता है, तो कहां जाएगा? नीचे। क्योंकि क्या हो जाएगा? वो कगार उसका अंतिम था, उससे वो कहां चला गया? नीचे। अब मुझे एक बात ये बताओ कि क्या विंध्याचल राजस्थान के अंदर है? नहीं है। ठीक है, क्या उसका कुछ भाग है? चलो जो कहते हैं कुछ भाग अंदर है वो कौन कौन है? ऐसे अपने हाथ ऊपर कर ले। ठीक, कुछ शादी कह रहे हैं। जो कहते हैं नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है, वो कौन कौन है? जो कह रहे हैं साहब बिल्कुल नहीं है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? बाकी निर्दलीय है फिर तो। अब एक बात समझो, जिन लोगों ने अभी हाथ ऊपर किया कि हाँ सब है, कैसे है? क्या प्रमाण मिल रहा है? हम पढ़कर आए थे कि सब विंध्याचल जो आपका है वो अरावली से कहां मिल रहा है? वो मिल रहा है सवाई माधोपुर में। और अभी जस्ट हम पढ़कर आए थे कि इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? महान सीमा ब्रंश। इसके अलावा मैंने बताया था अभी कि आपका जो पठारी भाग है इसे हम क्या बोल रहे हैं? एमपी में मालवा पठार। क्या बोल रहे हैं? तो ये हमारा ही एक तरह से अंग हुआ, या हम उसके अंग हुए। ठीक है, तो ये कुछ प्रमाण है जो कह रहा है कि साहब ये आपका जो विंध्याचल है वो राजस्थान के अंदर है। अब देखो यहां समझो, यहां भी आपने एक बात कही कि साहब विंध्यन कगार यानी विंध्याचल का अंतिम हिस्सा। कैसे समझो इस बात को वापस से, कि जो आपका विंध्याचल है, इस विंध्याचल का ये वाला जो छोर है, यह छोर राजस्थान के अंदर सीमा पे है, बिल्कुल बाउंड्री पे। कहां पे? बिल्कुल बाउंड्री पे। आप
इस क्षेत्र में एक नदी को देखते हो, नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? चंबल। कौन सी नदी है यहाँ पे? यहाँ चंबल नदी आपकी है। चंबल नदी इसके सहारे सहारे आपकी बह रही है। आप ये दिमाग लगाओ कि अगर ये विंध्याचल नहीं होता और अगर हमारा भूभाग ऊपर होता तो यह नदी राजस्थान में नहीं आती, कहां जाती? सीधे एमपी से एमपी निकल जाती। ये राजस्थान के अंदर एंटर नहीं करती। आपका भूभाग ऊंचा है, सॉरी आपका ये वाला जो भाग है विंध्याचल का, ये ऊंचा है, इस वजह से नदी यहां बह रही है। समझ में आ रही बात? और अगर ये ऊंचा नहीं होता तो नदी, आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो चंबल है वो एमपी और राजस्थान के बीच में आती सीमा, वो सीमा बनने का कारण यही है। अगर ये ना हो तो वो कहां जाएगी? पूरी पूरी एमपी में। पर ये एक कारण ये आपका है कि सब ये थोड़ा ऊंचा भूभाग है, इसका स्लोप कुछ इस प्रकार से, तो पानी ऊपर जाएगा नहीं, पानी कहां आएगा? नीचे। इस वजह से आपका जो है नदी क्षेत्र में आपकी बहती है। क्लियर है यहां तक सभी का? चले आगे यहां से हम देखते हैं कि हमने दो भाग बांटे थे। तो पहला इसमें कौन सा आ रहा आपका? दक्कन लावा पठार। नंबर 1 के साथ इसमें दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार। नंबर 1 लिखेंगे दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार। वो लिखे इसका विस्तार, इसका विस्तार, इसका विस्तार कोटा संभाग, कोटा संभाग, कोटा संभाग, चित्तौड़ भिलवाड़ा, चित्तौड़ भिलवाड़ा, चित्तौड़ भिलवाड़ा जिलों तक है। कोटा संभाग चित्तौड़ भिलवाड़ा जिलों तक है, जिलों तक है, जिलों तक है। यह लावा निर्मित पठार है, यह लावा निर्मित पठार है, यह लावा निर्मित, लावा निर्मित पठार है, यह लावा निर्मित पठार है। अब एक बात समझो यहां पे कि ये जो आपका दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, इस पठारी भाग के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे आपका जो सबसे ऊंचा क्षेत्र रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो यहां आप ये कह सकते हैं कि यहां अगर पूछे कि इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो एक क्षेत्र है चांदखेड़ी। क्या नाम है? तो चांदखेड़ी क्षेत्र आपका है, झालावाड़ के अंदर है, जो इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा भूभाग है। इसका, इस पठारी भाग का। तो लिखो अगला बिंदु, देखो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का, पठारी भाग का सबसे ऊंचा भाग, सबसे ऊंचा भाग चांदखेड़ी झालावाड़ है, चांदखेड़ी झालावाड़ है। सबसे ऊंचा भाग कौन सा है दोस्तों? चांदखेड़ी झालावाड़ है। सबसे ऊंचा भाग चांदखेड़ी झालावाड़ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखे नंबर 2 पे। नंबर 2 कौन सा आ रहा है आपका? विंध्यन कगार। कगार मतलब क्या होता है? किनारा। विंध्यन कगार, विंध्यन कगार। और लिखे इसके अंदर इसका विस्तार, इसका विस्तार, इसका विस्तार करौली, सवाई माधोपुर व धौलपुर में है। करौली, सवाई माधोपुर व धौलपुर में है। करौली, सवाई माधोपुर व धौलपुर में है, धौलपुर में है, धौलपुर में है। यहां विंध्याचल की चट्टानें मिलती है, यहां विंध्याचल की चट्टानें मिलती है, यहां विंध्याचल की चट्टानें मिलती है, मिलती है। अगर आप कहीं ना कहीं पढ़ा है तो धौलपुर से निकलता लाल पत्थर, क्या निकलता है? वो इसी तरह की चट्टान से आपका ये प्राप्त हो रहा है। तो ये तो एक सामान्य बात हमने कर ली जो हमारा पठारी भाग था उसके बारे में। लेकिन राजस्थान में इसके अलावा और पठार है, हम उनके बारे में बात करेंगे, वहां से प्रश्न आपके ज्यादा बनते हैं। तो लिखो नेक्स्ट, लिखो इसमें अन्य पठार। क्या लिखोगे? अन्य पठार, अन्य पठार। अब अन्य पठार और कौन कौन से हैं उसकी हम बात यहां करें तो आपको यह पता होगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? कौन सा है? उड़िया पठार। कौन सा है? उड़िया पठार। वेरी गुड। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे सबसे पहले उड़िया पठार।
उड़िया पठार या उड़िया का पठार हम इसे कहते हैं। देखो उड़िया का पठार कहां आता है ये साथियों? सिरोही के अंदर। लिखिए उड़िया का पठार, उड़िया का पठार सिरोही, उड़िया का पठार सिरोही, उड़िया का पठार सिरोही। लिख दिया। यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा कौन सा साथियों? उड़िया। उड़ गया इसलिए क्या हो गया? इसलिए क्या हुआ? ऊंचा हो गया। ठीक है, तो कितना है? 1360। कितना मीटर है? 1360 मीटर। लिखो दोस्तों, ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचाई 1360 मीटर। कितना हो जाएगा? 1360 मीटर, ऊंचाई 1360 मीटर। कंप्लीट है सभी का। सिरोही क्षेत्र के अंदर आपका ये पठारी भाग स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2 पे। एक क्षेत्र आपका और इसी क्षेत्र में आबू पठार। कौन सा है? आबू पठार। ये भी कहां आता है? सिरोही के अंदर। आबू पठार सिरोही, आबू पठार सिरोही, आबू पठार सिरोही। राज्य का दूसरा ऊंचा पठार, राज्य का दूसरा ऊंचा पठार, राज्य का दूसरा ऊंचा पठार, दूसरा ऊंचा पठार। ऊंचाई 1200 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1200 मीटर। राज्य का दूसरा ऊंचा पठार, ऊंचाई कर दीजिएगा 1200 मीटर, 1200 मीटर है ना। आबू शहर जो आपका है वो बसा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। एक आप पढ़ के आए हो शायद कि आबू खंड के बाद राजस्थान में दूसरा ऊंचा भूभाग कौन सा है? याद आ रहा है? और बोराट जो पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोराट पठार कहां से कहां तक फैला हुआ है? गोगुंदा और कुंभल के बीच में। याद आ रहा है? मैंने कहा था मैं केवल नाम लिखूंगा वहां पे, आपको याद होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में? हमने पढ़ा था कि आबू खंड के बाद राजस्थान के अंदर दूसरा ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो क्या बताओगे? बोराट पठार। क्या बना हुआ है इसके ऊपर? कुंभलगढ़ का किला आपका बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 पे, मैसा पठार। ये सबको याद होगा। मैसा पठार कहां था दोस्तों? चित्तौड़गढ़। मैसा पठार चित्तौड़गढ़। ये भी शायद आ चुका है। कितना ऊंचा था ये? 620। क्या बना हुआ है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान का गौरव, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। ये बात हुई थी। किसने बनवाया था? इतिहास किससे, कहां से स्टार्ट हो रहा है इसका? पांडवों से। बताया था कि पांडवों के अंदर आपका जो है भीम, उसके द्वारा ये जिसकी है इसका मतलब बनाया गया था इसको। फिर अपन यहां से चलते आगे। कुछ पठार और भी हैं जिनमें से एक नाम आप लिखेंगे, शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि। उच्च भूमि का मतलब क्या होता है साथियों? क्या होता है उच्च भूमि का मतलब? बिल्कुल बांगर कह सकते हो। ऐसा भूभाग जहां पे बाहर का पानी नहीं पहुंचता। जैसे आप पढ़ के आए थे नागौरी उच्च भूमि। क्या पढ़ के आए थे? याद आ रहा है ना? है ना? तो वैसे ही यहाँ क्या हो रहा है? शाहाबाद उच्च भूमि है। और जो शाहाबाद उच्च भूमि है कहां आता है? 12 में। कहां पर दोस्तों? 12 के अंदर आपकी यह आती है। शाहाबाद जो क्षेत्र आपका है वो किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? सहरिया। शाहाबाद के साथ एक स्थान कौन सा है? किशनगंज। ठीक है, दोनों कहां आते हैं? ये 12 के अंदर। कहां आते हैं? तो ये जो स्थान आपका है ये शाहाबाद उच्च भूमि, ये कहां आ रही है? 12 में। कहां आ रही है? अभी 12 में आ रही है। तो किसका हिस्सा हुई है? ये हिस्सा हुई आपके हाड़ौती का, जिसे कह सकते हैं दक्कन लावा पठार का हिस्सा हुई। किसका हिस्सा हुई है? हाड़ौती या दक्कन लावा पठार का। तो लिखो साथियों, शाहाबाद उच्च भूमि 12 में। शाहाबाद उच्च भूमि 12 में। 12 में। क्लियर है सभी का? अब मुझे एक बात बताओ, कुछ बातें आप पढ़ के आए थे, तो इस एक मुझे बात बताओ कि साहब इस इलाके में उच्च भूमि कैसे आई? भाई ये जो इलाका है, इस इलाके में उच्च भूमि कैसे आ सकती है? क्या ऐसा कारण हो सकता है? नदियां क्या करेगी? नदियां क्या करेगी? अपर्दन करेगी। और कैसा अपर्दन करेगी? अवनालिका, गहराई में। कि जो नदी पहले ऊपर बह रही थी, अब क्या हुआ? इतना कटाव कर दिया उसने कि वो कहां चली गई? नीचे।
जैसे टेबल के बीच में गैप है या नहीं दोनों की तरफ, तो आप देखो यहाँ पे कि जो नदी थी पहले कहां बहती थी, इसके ऊपर, लेकिन कटाव करते करते कहां पहुंच गई, इस फर्श पे। तो क्या हो गया कि ये जो स्थान है दोनों के दोनों, वो तो कैसे रह गए, ऊंचे, और नदी कहां चली गई, तो यहाँ पानी आएगा क्या, अब ये क्या बन जाएगा, अपलैंड। क्या बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। इस वजह से इस क्षेत्र में आपका अपलैंड का निर्माण हुआ, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आपका एक स्थान है डग गंगधर। डग गंगधर, डग गंगधर क्षेत्र। डग गंगधर क्षेत्र कहां आ जाएगा, झालावाड़। डग गंगधर क्षेत्र झालावाड़। डग गंगधर क्षेत्र झालावाड़। डग गंगधर क्षेत्र झालावाड़। अब बात समझना पड़ेगा यहाँ पे कि आप इस डग को क्या बोलते हो, इसको बोलते हो राजस्थान का अजंता एलोरा। क्या बोलते हो, राजस्थान का अजंता एलोरा। अब ये अजंता एलोरा कहां है, तो हम ये जानते हैं कि साहब ये अजंता एलोरा जो आपका है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। क्या है यहाँ पे, यहाँ पर बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, है ना। जो गुफाएं यहाँ पे है उनमें क्या मिल रहे हैं, उसमें हमें बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो हम डग को क्यों कह रहे हैं, तो यहां भी गुफाएं हैं, यहां जो आपकी गुफाएं हैं उन्हें हम कहते हैं कोलवी की गुफाएं। क्या बोलते हैं, कोलवी की गुफाएं बोलते हैं, जहां से क्या मिल रहा है हमारे को, बौद्ध धर्म की जानकारी मिल रही है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका साथियों राजस्थान का अजंता एलोरा। फिर एक बात आती है, मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ बातें पहले पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। मैंने कहा था कि राजस्थान में ऐसे 2 स्थान है जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है और जिनको जोड़ के बुद्धा सर्किट बनाया जा रहा है। याद आ रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। कहां से आएंगे टूरिस्ट, कहां से आएंगे, बाहर से। कहां से, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अरे मेरे दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया का नाम लिया था मैंने आपको, याद आ रहा होगा, आ रहा याद। कहां से आएंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया जो आपके हैं वहां के। आप देखो बात को समझो कि हाँ, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, हम ये जानते हैं, कई सारे देश उसमें है, पर एशिया का कौन सा ऐसा भाग है जहां से आ सकते हैं, तो कहां पे, बौद्ध धर्म का ज्यादा विस्तार कहां है, दक्षिण और पूर्व की ओर है। ठीक है, तो वहां से आपकी जो है उन लोगों को आकर्षित करने के लिए हमने क्या किया, इस सर्किट को डेवलप किया है। ठीक है, तो इसमें लिखो साथी, लाइन जोड़ लो यहाँ पे, क्वेश्चन बना के, ब्रैकेट बना के। डग को राजस्थान का अजंता एलोरा कहते हैं। डग को राजस्थान का अजंता एलोरा कहते हैं, अजंता एलोरा कहते हैं, क्योंकि यहां कोलवी की गुफाएं हैं, क्योंकि यहां कोलवी की गुफाएं हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इससे संबंधित साथ में आपका ये बौद्ध धर्म। अब आप दिमाग लगाओ, बौद्ध धर्म दिया हमारे भारत ने, किसने दिया, और उसका विस्तार कहां हुआ, अन्य देशों में। कहां हुआ, अन्य देशों के अंदर विस्तार इसका हुआ है। चलिए अपन इससे आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 7। एक मैंने आपको लिखाया था भोराट के बाद में भोमट। क्या लिखवाया था, तो भोमट पठार, केवल नंबर नोट कर लो, भोमट पठार, भोमट पठार लिखवाया था इसके बारे में मैंने, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। फिर आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे, नंबर 8 पे लसाड़िया पठार। क्या याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, सलूम्बर। कहां आ जाएगा, जैसलमेर जिले के पूर्व की ओर का कटाफटा पठारी बाग। याद आ रहा है, कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि तो लिखा था है, और कुछ को बिल्कुल संकट भी नहीं आ रहा है कि सर क्या लिखा था हमने। कहां आया था दोस्तों, ये भौगोलिक उपनाम में पढ़ा था पन्ने की सब, जैसलमेर जिले के निकट का भाग है। इसका भाग है ये, है ना, कैसा भाग है ये, कटाफटा। अब हम यहां से चलते हैं नंबर 9 पे। लसाड़िया तक हमारा हो चुका है, उसके बाद हम चलते हैं यहां से आगे। एक आप लिखोगे साथियों, मानदेसरा, मानदेसरा पठार। क्या ये आया था,
हाँ लिखो इसको, मान देसरा पठार चित्तौड़गढ़, मान देसरा पठार चित्तौड़गढ़, मान देसरा पठार चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, मान देसरा पठार चित्तौड़गढ़। इस पर लिखेंगे, इस पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है, इस पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है, इस पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग साथियों यहाँ पे? भैंसरोडगढ़ दुर्ग आपका स्थित है। नाम ऐसा क्यों रखा गया कि निर्माण जो करवा रहा है इसका, वो करवा रहा था भैंसा शाह, व्यापारी था एक, जिसका नाम क्या था? भैंसा शाह। उसने इसका निर्माण करवाया, और निर्माण किया किसने? रोड़ाचरण ने। तो क्या किया हमने? भैंसा के लिए भैंस, रोड़ा से लिए हमने रोड, नाम रख दिया इसका भैंसरोडगढ़, जो कि एक जल दुर्ग है। क्या है ये? अपन जब आगे नदियां पढ़ेंगे तो यह आएगा कि एक नदी है जिसका नाम है चंबल, और एक नदी है जिसका नाम है ब्राह्मणी या बामनी। इनके संगम पर आपका ये दुर्ग आपका बना हुआ है। कौन सा? आपका भैंसरोडगढ़। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो नंबर 10 पे साथियों, धीरा जी का पठार। क्या लिखोगे दोस्तों? धीरा जी का पठार, धीरा जी का पठार कहां आता है? यह चित्तौड़गढ़। कहां आता है? चित्तौड़गढ़। धीरा जी का पठार भी कहां आ रहा है? आपके चित्तौड़ क्षेत्र में आ रहा है। मैंने भी आपको लिखवाया था कि दक्कन नाव पठार जो है उसका विस्तार कोटा संभाग के साथ में चित्तौड़ भीलवाड़ा में भी। हाँ या ना? तो ये बिल्कुल उसी का पार्ट है, ध्यान रखना। अब यहाँ एक बात समझो, थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के पास हो जाना हो। कितने से व्यक्ति हैं जो गए चित्तौड़ दुर्ग पे, किले पे? बहुत सारे लोग हैं। वेरी गुड। चित्तौड़ दुर्ग का जो मूल गेट था पहले, वो पीछे की तरफ था, जो भी वर्तमान जो आपका शहर बसा वो वहां नहीं था। कहाँ था? बैक साइड में था। और जो एंट्री का जो आपका था एरिया, जो पहला गेट था, उसमें कहते थे सूरज पोल। क्या कहते थे? अगर आप सूरज पोल से देखेंगे दूर की तरफ तो एक पहाड़ी दिखेगी, जिसमें ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति सो रहा है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? सोया हुआ है। तो उसे कहते हैं कुंभकर्ण पहाड़ी। क्या बोलते हैं? तो अगर मान लो कभी किसी के एग्जाम के दिमाग में कहीं आ जाए, वो कहीं गया हो किले के ऊपर, और वहां से उसने कुछ देख लिया हो, उसके दिमाग में आ जाएगा सर ये पहाड़ी का नाम दे देते हैं, तो कहाँ आ जाएगा? चित्तौड़ के अंदर। कौन सी पहाड़ी बता रहा हूँ? कुंभकर्ण। क्या दिख रहा है उसमें? सोता हुआ व्यक्ति है। ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट बनाए, डोंट करना, अलग से नोट कर लो इसको कि कुंभकर्ण पहाड़ी चित्तौड़। कुंभकर्ण पहाड़ी कहाँ है साथियों? चित्तौड़ में। कुंभकर्ण पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़। कौन था ये कुंभकर्ण? रावण का भाई। बढ़िया, मतलब खा पी के आराम से 6 महीना सोना, 6 महीना एक बार उठना, ऐसा कुछ था ना? हाँ, श्राप था, है ना? क्या था? श्राप था। और ठीक है, चले अपन इससे आगे। अब अगला लिखोगे नेक्स्ट साथियों, अगला बिंदु क्रांसका व कांकनबाड़ी पठार। क्रांसका व कांकनबाड़ी पठार, क्रांसका व कांकनबाड़ी पठार कहां आ रहा है ये पठार? तो उसमें कीजिएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, सरिस्का अलवर। क्या कर देंगे? सरिस्का अलवर। क्रांसका व कांकनबाड़ी पठार कहां आता है? सरिस्का अलवर में। और सरिस्का आप जानते हैं क्या है? अभ्यारण्य है। केवल अभ्यारण्य है खाली, और कुछ भी है यहाँ पे? सरिस्का केवल अभ्यारण्य है या इसके अलावा और कुछ भी है साथियों? ये जो है वो टाइगर रिजर्व है आपका। क्या है ये? सरिस्का अभ्यारण्य के साथ साथ में टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना। आप जो बता रहे हैं वो केवल आर्ट एंड कल्चर की बात बता रहे हैं। अब एक बात समझो, क्रांसका वो कांकनबाड़ी जो आपका आ रहा है, कहाँ आ रहा है? सरिस्का में आ रहा है। यहाँ एक नाम आ रहा है कांकनबाड़ी। क्या आ रहा है? इसी कांकनबाड़ी क्षेत्र में बना हुआ है कांकनबाड़ी किला। क्या बना हुआ है? और इस कांकनबाड़ी किले में किसी व्यक्ति ने अपने भाई को, ठीक है, कौन था व्यक्ति? औरंगजेब। औरंगजेब ने दारा शिकोह को कैद किया था। कहाँ पे? इसी कांकनबाड़ी दुर्ग के अंदर। ठीक है ना? तो इसका संबंध हमारा जो है, ध्यान रखना, राजस्थान में कहाँ संबंध किससे किससे। तो कांकनबाड़ी दुर्ग आपका है, उसमें कैद किया था दारा शिकोह को। किसने किया था? औरंगजेब ने। और आप जानते हैं कि उसने गद्दी के लिए अपने पिता और भाई सबको मार दिया था। किसने? औरंगजेब ने। और आप औरंगजेब को इतिहास में पढ़ते हैं, सब बड़ा ही वो खराब था, खूंखार था, और उसकी कुछ चीजें सही थी।
जैसे बाजार नीति अगर आप कोई केवल क्या होता है, हम क्या करते हैं कि प्रश्न पढ़ रहे होते हैं, हाँ ठीक है साहब, कोई खराब लिख दिया खराब, पर जब आप कभी मान लो कभी लिखने का मौका मिला सर इसमें कहीं भी, तो वहां अगर मान लो पूछ लिया तो वहां आपको गलत और सही दोनों बताना पड़ेगा। तो कभी कभी आप पढ़ोगे इतिहास में, कभी बाजार नीति आपकी पढ़ोगे तो सही थी वो। उसके टाइम में लोग डरते थे कि साहब हम कुछ अगर करेंगे गलत तो कहीं ना कहीं हमें सजा हो सकती, खासतौर पर दुकानदार, ठीक है ना, तो कम तोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं वो नहीं होता उससे। तो ये थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं अच्छी बात थी। तो गलत में क्या है, कई बार हमको क्या निकालना पड़ता है, अच्छा ही निकालनी पड़ती है, तो वो चीज वहां से आपको मिल सकती है, अच्छी चीज। चलिए, तो ये अपना जो है पठार वाला इलाका पूरा हो चुका है। कल अपन बात करेंगे, वो करेंगे अरावली। क्या बात करेंगे? अरावली के बारे में बात करेंगे। हाँ भाई, हाँ बाली क्या है वहाँ पे, क्या चला रखा है? क्लास है, तुम लोग बैठो तो।